नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं मित्रों। और आज से हम इंटर फर्स्ट ईयर की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। और इंटर फर्स्ट ईयर में हमने शुरुआत गणित से किया, यानी कि मैथ से किया हुआ है। जो मेरे नए साथी आज से हैं फर्स्ट ईयर के, जो यहाँ जुड़ रहे हों, उनको मैं ऑलरेडी बता दूं कि मैं दोनों मोड में पढ़ाता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में, और एक ही वीडियो में दोनों मोड बोलता हूं। तो इसलिए आप बने रहें, आपको सारी चीजें चाहे यूपी के होंगे या सीबीएसई के, दोनों मोड आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है आपका समुच्चय। ठीक है, इस समुच्चय को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, समुच्चय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट। ठीक है, सवाल ये है कि सर हम एक शब्द जानते हैं संग्रह, यानी कि कलेक्शन। हम सर ये वर्ड ऑलरेडी जानते हैं, फिर ये नई बला क्या है? ठीक है, समुच्चय क्या चीज है, संग्रह समुच्चय में क्या अंतर है, ये एक तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्लियरिफाई हो जाए तो समुच्चय का कॉन्सेप्ट हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए जरा समझते हैं कलेक्शन और समुच्चय में क्या अंतर है। इस अंतर के पहले इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं, समुच्चय क्या है, क्योंकि इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो सेट इज एन कलेक्शन ऑफ, देखिए कलेक्शन शब्द यहां आ गया है, कलेक्शन ऑफ, अंडरलाइन करिएगा, वेल डिफाइंड थिंग्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में मतलब हुआ समुच्चय विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह है, विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह है। अब यहां जब हम बुक में जाते हैं तो हमें वहां विशिष्ट के लिए कोई अलग से नोट्स नहीं मिलता। ठीक है, समुच्चय विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, वहां में वेल डिफाइंड, यानी कि अंग्रेजी में जो शब्द है, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट वस्तुएं। ये इस चीज का हमारे पास मीन्स समझाने के लिए बुक्स में नहीं लिखा रहता। यही अगर हमें क्लियर हो जाए तो हम अच्छे से इसका परिभाषा दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि किसी ने श्रेष्ठ बोला, किसी ने सुंदर बोला, ठीक है, तो ये चीजें ये है कि श्रेष्ठ और सुंदर का अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या परिभाषा दे सकते हैं? जैसे अगर किसी ने पूछा सुंदर क्या है, तो क्या चंचल, मैं थोड़ा सा यहाँ पर वापस आऊंगा, एक सॉन्ग है, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा वो मुस्काना। ठीक है, ये इनका थीम है। हमारे पोएट साहब है, उन्हें चंदन जैसा बदन चंचल चितवन चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो उसको सुंदर मान रहे हैं। लेकिन मैंने क्या मैं पूछूं, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी जोड़ियां अजीब होती हैं, पर क्या उन्हें उनसे अगर आप पूछेंगे कि फला व्यक्ति सुंदर है या नहीं, तो वो हमेशा आपको बताएगा नहीं, उसकी नजरिया कहता कि फला सुंदर है। और फिर देखिए, सुंदरता की पहचान केवल चेहरा नहीं है, बहुत लोग मन से सुंदर होते हैं, बहुत लोग तन से सुंदर होते हैं। ठीक है, बहुत लोग कार्य से सुंदर होते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये जो सुंदर शब्द है वो आप किस सेंस में लेकर जाएंगे, ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए, मैंने बोला वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब ये श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं नॉर्मली बात बोलूं, आप मुझसे कहिए कि सर श्रेष्ठ, मैंने अपने किसी टीचर का नाम लिया श्री मनोज, ठीक है, मैंने ऐसे बोला, कहा सर वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ श्रेष्ठ बोल रहा हूँ कि उनकी जानकारी, यानी कि पढ़ाने के तरीके के नाते। ठीक है, कोई किसी को श्रेष्ठ इसलिए कह सकता है क्योंकि वो व्यक्ति व्यवहार का श्रेष्ठ हो, मतलब उसके आचरण बड़े अच्छे हों। ठीक है, लेकिन इसी व्यक्ति को कोई खराब भी कह सकता है, इन्हीं को कोई खराब भी कह सकता है। कारण हो सकता हो कि भैया महान कंजूस हैं, उनके जैसा बेकार आदमी मिलेगा नहीं खोजे। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो यही व्यक्ति एक डिफिनेशन के हिसाब से उच्चतम आदर्शों वाला आ रहा है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर है अपने चेहरे से, पर वो ऐसी बात बोलता है कि आपका मन झुलस जाए, तो वो अपने कार्यों यानी कि वचनों से क्या है? महान असुंदर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक ही चीज के आप डेफिनेशन देखिए, एक ही शब्द को आप कई तरीकों से यूज में लाते हैं। ऐसी चीजें, यानी कि अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आज से दिमाग में बैठा लीजिए मित्रों, यानी कि विशेषण। अब कहेंगे विशेषण में क्या क्या आता है, तो जवाब है सर अच्छाई, बुराई, भलाई, ठीक है, सुंदरता, ठीक है, इसके अलावा डरावना,
ठीक है। ये सब जो चीजें हैं, डरावना, श्रेष्ठ, ये सब चीजें आपकी कभी भी समुच्चय नहीं बनाती, क्योंकि इनकी परिभाषा हमारे पास नहीं होती। लेकिन इसी का उल्टा देख लीजिए, आप उसमें रत्ती भर चेंज नहीं कर पाएंगे लाख प्रयासों के बावजूद भी। कहेंगे सर जैसे एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा ऐसे उदाहरण है जिनमें मैं रत्ती भर चेंज नहीं कर सकता हूं? तो लीजिए, मैंने पहला एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि वॉवेल्स, ठीक है। आप बताइए भैया किसकी हिम्मत है कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा इसमें पी लिख दे? क्यों लिख दे? कहेगा भैया तुरंत आप कैंसिल कराओ, ये 5 के अलावा कोई और वॉवेल नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने बोला 1 से 5 तक का, 1 से 5 तक का पूर्णांक हमें चाहिए, ठीक है। अगर मैंने बोला तो आप कहेंगे सर जी इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कोई 5.5 नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा। ना कोई -1 लिख सकता, गलत हो जाएगा। तक का, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका यही संख्या आ सकती है, इसमें एक भी फालतू इंसर्ट नहीं की जा सकती मित्रों। ये सारी चीजें वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति आप चेंज नहीं कर सकते, पर सुंदर होना, श्रेष्ठ होना, ब्यूटीफुल होना, अगली होना, एंग्री होना, ये सारी चीजों की डिफिनेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है। डरावना होना यानी डेंजरस होना। लड़कियां जो हैं छिपकली से डर जाती हैं, और जहां बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे सांप को दौड़ा कर बिना के डंडे से मार डालते हैं। तो इसको समझ सकते हैं आप। वही छिपकली हो सकता है किसी बच्ची या लेडीज के लिए डर का कारण हो, और किसी बॉय के लिए आनंद का कारण हो, उसको डंडे से ठोक ठोक कर पूरे घर के दूर तक खदेड़ कर चला है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन अगर आप समझ गए हो तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर कोई हमसे पूछता है कि सर समुच्चय किन चीजों से मिलकर बनेगा, तो वेल डिफाइंड का डिफिनेशन ले लीजिए जो बिल्कुल अलग है, ठीक है। द definition of things, the definition of things which does not vary। देखिएगा ये चीज बहुत बड़ी चीज है, जल्दी आपको किसी बुक्स में नहीं मिलती है। does not vary by man, place, ठीक है, or things, ठीक है, or time, ठीक है। समय के साथ, प्लेस के साथ चीजें ना बदले। मैंने क्या लिखा है कि definition of things which does not change by मैन, प्लेस और टाइम। कोई भी चीज की परिभाषा जिसमें किसी की बस की बात ना हो, किसी व्यक्ति की बस की बात ना हो, किसी जगह की बस की बात ना हो, किसी समय की बस की बात ना हो, जो उसे सुंदर या बंदर बना सके। मैं एग्जांपल देता हूं, एक लड़का बड़ा ही अगली था देखने में, मैं कह रहा हूं, मैं किसी को ऐसे अगली नहीं मानता। मेरे हिसाब से भगवान ने अगर कोई भी चीज बनाई है तो बिना कारण के नहीं बनाई होगी, उसको बनाने के पीछे कोई ना कोई काज होगा जो उसका यूनिक काज होगा। फिलहाल मुझे टॉपिक समझाने तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। वो महा अगली है, यानी कि हम कह सकते हैं बदसूरत। चलिए, तो नॉर्मली लोग उसको बदसूरत बोलते थे, लेकिन एक दिन उसकी शादी तय हुई और वो जहां अपने शादी वाली जगह पर पहुंचा जहां बारात जानी थी, तो उसी दूल्हे को देखने के लिए, जिसे लोग अगली कहते थे, पूरे 100-200 लोग आए होंगे और कहेंगे भैया दुल्हवा कहाँ बात है, देख लेती। और उस दिन मेकअप ने ऐसा चमत्कार किया होगा, उसके कोट ने, उसके टाई ने, उसके चेहरे के बालों के डाई ने, कि वो आज शायद सबसे ज्यादा चमचमाता और खूबसूरत व्यक्ति लग रहा होगा। तो ये देखिए टाइम के साथ उसकी खूबसूरती बदल गई, ठीक है। पर वैसे भी कहा जाता है कई बार आप बदसूरत हो और सुंदर लोगों का साथ पकड़ लें तो आप बेहतरीन लगने लगते हैं। तो हो सकता है कई बार संगत से भी आपके अंदर सुंदरता आ जाए, यानी कि समय के साथ बदलाव आ जाए। आज आप सांवले हैं, अच्छी सी क्रीम लगाकर, फेयर एंड हैंडसम एंड फेयर एंड लवली, आप कल को गोरे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही सिंपल सी चीज है, वो परिभाषा है जिसमें कोई व्यक्ति, आदमी समय ना बदल पाए। मेरे लिए मेरा दोस्त सबसे महान है, पर मेरा भाई दोस्त किसी के लिए दुष्ट है, क्योंकि मेरे उस दोस्त ने उसको एक दिन पहले गिरा गिरा कर मारा। तो ये चीजें जो समय के साथ बदलती हैं, वो कभी भी आपकी समुच्चय नहीं बनाती, ठीक है, इनकी परिभाषा नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं। तो मैंने अपनी भाषा में सिंपली बोला, एडजेक्टिव जब जब मिलेगा उसे कह देना भैया मेरे दोस्तों मेरे, कि भैया ये समुच्चय नहीं, ठीक है। तो आइए चलिए एक्सरसाइज 1.1 से पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें, फिर धीरे धीरे इसमें और भी आगे डिफिनेशन में एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे और चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 1.1 में पहला सवाल इस तरीके से है कि हमें इसमें बताना कि कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं। इसमें पहला सवाल लिखा है, जे अक्षर से शुरू होने वाले मान,
से शुरू होने वाले माह, ठीक है, होने वाले माह, माह का मतलब मंथ, ठीक है। द मंथ स्टार्टेड विद द लेटर जे, वो महीने जो जे से प्रारंभ करते हैं। मैं समझता हूँ हर बच्चा जानता है आराम से। जे फॉर जनवरी, ठीक है, फिर बोलिए जनवरी, फरवरी नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई नहीं है, जून है, फिर क्या आपका जुलाई है, फिर अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। तो 3 माह हैं जो आपके जे से शुरू होते हैं। ना तो आप इसमें एक भी बढ़ा सकते हैं, ना एक भी घटा सकते हैं, यानी कि ये एकदम स्थायी चीज है, परफेक्ट चीज है, इसकी परिभाषा बनती है। जे वाले 3 माह में अच्छे से क्लियर है, ये हमारा क्या है, समुच्चय है। दूसरे सवाल की तरफ चलते मित्रों। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के सबसे 10 प्रतिभाशाली व्यक्ति, 10 मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ इंडिया, टैलेंटेड पर्सन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए टैलेंटेड वर्ड इन व्हाट सेंस यू यूज, आई डू नॉट नो। आप टैलेंटेड शब्द का प्रयोग यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रयोग किस शब्दों में करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे टैलेंट ये भी है कि आप एक ईंट उछालें और सीने पर ऐसे गिराकर उस ईंट को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दें, ये भी एक टैलेंट है। आप चलाते चलाते साइकिल 90 डिग्री पर ऐसे खड़ा कर लें, ये भी एक टैलेंट है, ठीक है। आप 6 गेंदों पर 6 छक्के मार दें, ये भी एक टैलेंट है। आपकी किताब अनमोल हो, आप जैसा किसी ने लिखा ना हो, ये भी एक टैलेंट है। तो टैलेंट इज नॉट डिफाइंड, इसमें केवल एक ही बात लिखनी है कि सर प्रतिभाशाली परिभाषित नहीं, क्या है, प्रतिभाशाली परिभाषित नहीं। अंग्रेजी में टैलेंट इज नॉट डिफाइंड, तो प्रतिभाशाली परिभाषित शब्द नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है सर। यहाँ तक की परिभाषा तो हम टैलेंट उसको भी कह सकते हैं जब एक व्यक्ति 10 सेकंड में 100 गालियां देख सके, ठीक है, बीप बीप करके, तो समझ लीजिएगा वो भी एक टैलेंट है, क्योंकि ये भी एक टैलेंट है, इसलिए हम उसको भी टैलेंटेड की श्रेणी में गिनेंगे। तो टैलेंट की कोई डिफिनेशन नहीं, इसलिए समुच्चय नहीं है। तीसरा सवाल, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, शब्द देखिएगा सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छे, मोस्ट, ठीक है, ग्रेट बल्लेबाज, ठीक है, 10 मोस्ट ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है। और क्रिकेटर भी नहीं मैं बोलूंगा, बैट्समैन, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पर मैं अगर बोलूंगा तो यहाँ पर समय के हिसाब से चेंज आएगा। अगर मैं गावस्कर का समय लूंगा तो उसमें कोई और लोग आ जाएंगे, सुनील गावस्कर जी आ जाएंगे, कपिल देव आ जाएंगे, फिर उस समय जॉन रेडमैन, सॉरी आपके वेस्ट इंडीज के बहुत सारे खिलाड़ी आ जाएंगे। अगर मैं तेंदुलकर का समय लूंगा तो तेंदुलकर जी आ जाएंगे हमारे, ठीक है, हमारे सौरव गांगुली जी आ जाएंगे, उस समय हमारे पास गिलक्रिस्ट थे, ये आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। और अगर आज का समय लेंगे तो विराट कोहली भी आ सकते हैं, ठीक है, विराट कोहली आ जाएंगे हमारे, और भी तमाम होंगे। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, अब तो मैंने देखना बंद कर दिया। तो समय के साथ इसमें चेंज आ रहा है। मोस्ट टैलेंटेड ग्रेट बैट्समैन में टाइम चेंज कर रहा है, तो आप किस टाइम की बात कर रहे हैं ये कह पाना मुश्किल है। अगर आप शायद ईयर वाइज कहते तो मैं शायद उसमें कुछ कह सकता कि कौन टैलेंटेड है कौन सा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए अगला लिखा है, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का संग्रह। अब आपकी कक्षा की बात कर लो मित्रों, तो आपके पास एक रजिस्टर होता है। कक्षा में क्या होता है मित्रों, क्लास में क्या होता है, एक रजिस्टर, उसमें जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है वो दर्ज है, और हर बच्चे को एक रोल नंबर अलॉट होता है। आपको याद होगा, आपकी हाजिरी होती है रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर, 3 एब्सेंट सर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें मेरे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये भी परिभाषित है, इसलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं, समुच्चय है की श्रेणी में पुट अप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर बिलो 100, ऑल द नेचुरल नंबर बिलो 100, नेचुरल नंबर बिलो 100, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 100 से क्या है, छोटी। तो जवाब सिंपल है, लेकिन एक बात समझिएगा, नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू करता है, तो जवाब होगा सर 1 से शुरू करेगा, ठीक है, फिर 2, 3, 4 ऐसे जाएगा। लेकिन इसने बोला बिलो 100, 100 से कम,
तो बोलिए जरा क्या आएगा, 97, 98 और 99, देखिए 99। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें ना तो मैं एक नंबर बढ़ा सकता हूँ, ना एक ही नंबर इसमें माइनस भी कर सकता हूँ, दोनों में कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। तो ये है हमारा वेल डिफाइंड थिंग्स, इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि सर ये समुच्चय है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा 6वां है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। अब आप जानते हैं द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद्र जी ने जो भी उपन्यास लिखे हैं उनके संग्रह। अब देखिए प्रेमचंद्र जी ने जो भी उपन्यास लिखा है उसे आप ये तो नहीं कह सकते कि महादेवी वर्मा ने लिखा है, क्योंकि हर कहानी के अंत में या प्रारंभ में उस लेखक का जीवन परिचय और तमाम चीजें आपकी बुकों में लिखी रहती है, यानी कि अच्छे से परिभाषित है कि किसने कौन सी कहानी या राइटिंग किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको भी समुच्चय की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम का मतलब हुआ बाबू इवन इंटीजर्स, ये लिखा हुआ है। अब बताइए इवन किसे कहते हैं? सब लोग इवन की परिभाषा जानते हैं, सम की परिभाषा जानते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं या इवन नंबर किसे कहते हैं? जवाब वो सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो कट जाएं, वो हमारी क्या कहलाती है? इवन नंबर। तो इसकी लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी, 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए इधर -2, -4, -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारा जो लिस्ट है उसमें आप बढ़ा नहीं सकते। आप अगर कोई कहे इसमें बीच में 1 डाल दे, 3 डाल दे, 5 डाल दे, तो तुरंत कान खोल के उसका खींच लेंगे, कहेंगे सर ये विषम संख्या है। ठीक है, तो इसलिए ये परिभाषित, सर ये अच्छे से परिभाषित है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा समुच्चय है। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का। तो देखिएगा इस अध्याय में अगर आपके हाथ में एनसीईआरटी हो तो कुल सवालों की संख्या 6 है, इस 6 में 7वां कुछ भी नहीं, तो ये परिभाषित है, इसलिए ये समुच्चय। अगला और लास्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें खतरनाक अंग्रेजी में पढ़ेंगे द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डेंजरस खतरनाक, अभी मैंने बोला एक महिला के लिए हो सकता चूहा, एक लड़की के लिए हो सकता छिपकली, और एक लड़के के लिए हो सकता शेर, बाकी उसके लिए चूहा और छिपकली मजाक की चीज हो। ठीक है, बहुत घरों में मैंने देखा मेढक घुस जाए तो पूरा घर भर दौड़ने लगता है उसके पीछे कि मेढक आ गया, मेढक आ गया। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ये मैंने भी पढ़ा या मेरे किसी टीचर ने इसको सुनाया था। ठीक है, कहानी बड़ी दिलचस्प थी, उसका थीम बड़ा मजेदार है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा और इंटरेस्ट भी पैदा होगा, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा। एक लड़का था, उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ भी आई, और एक दिन तगड़ी बरसात हो रही थी, उसके द्वारा वाइफ के द्वारा कपड़े जो कि बाहर डाले गए थे वो भीग रहे थे। ठीक है, बारिश में बहुत ज्यादा भीग रहे थे, तो महिला ने कहा कि क्या करते हैं जी, देखिए बड़ी मेहनत से मैंने धोया है, उसे घर में उठा लाइए। वो आदमी बाहर जाने को तैयार नहीं, वो कहता नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। महिला कह रही इतनी मेहनत से कपड़े धोए हैं, गिर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, फिर से मुझे धोना पड़ेगा। पर वो व्यक्ति एक ही बात की जिद किए बैठा था कि मैं नहीं जाऊंगा, और बहुत ही ज्यादा डरा सहमा था। ठीक है, उस महिला ने उससे कई बार बोला, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। उसने कहा आखिर आपको जाने में समस्या क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि बाहर जाऊंगा तो लूलू काट लेगा। उसने कहा बाहर जाऊंगा तो लूलू काट लेगा। अब वो महिला चौंक गई, उसने सोचा कि ये लूलू क्या है। ठीक है, हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो आप लोग समझदार हैं यहाँ बैठे होंगे, उनको मालूम है लूलू नाम की कोई स्पीशीज नहीं होती, कोई जानवर या कुछ नहीं होता। पर वो व्यक्ति डरा बैठा है और एकदम पकड़े बैठा है, दरवाजे को पकड़े बैठा है, अपने तख्ते को पकड़े बैठा है कि उसकी जो लेडीज है वो उसे बाहर न भेज दे। कहता नहीं जाऊंगा, लूलू काट लेगा, लूलू खा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उस महिला ने पूछा क्या मामला है? तो उसकी सास ने आकर बताया कि ये बचपन में बारिश में बार बार जब बारिश होता था तो भीगने चला जाता था, जिससे इसको बीमारियां या बुखार वगैरह छींक आने लगती थी। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने कहा था कि बारिश में लूलू होता है, जिसके मन में बैठ गया है, और वो बचपन का डर आज तक जवानी तक इसका नहीं है। तो समझ गए होंगे आप अब डेंजरस और खतरनाक की डिफिनेशन। ये डेंजरस और खतरनाक डिफाइंड नहीं है,
वही शेर जो हमें डरावना लगता है वो किसी सर्कस में आपने देखा होगा कोई रिंग मास्टर उसको नचा रहा होगा, या डिस्कवरी के चैनल वाला किसी शेर के मुंह में हाथ डालकर दिखा रहा होगा कि देखो भैया इसके दांत बड़े पौने हैं और इतने पास्कल के दाब से अपने दांतों से शिकार को खा या मार सकता है, पर मैंने इसके मुंह में इसके मुंह में अपना मुंह डाल दिया है और देखो ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि अभी मेरा पेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपकी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे सोचकर कि कहीं शेर का मूड पलट गया भैया तो क्या होगा। ठीक है, आपको मैं अगर ले जाऊं तो डर जाएंगे। किसी ने कुत्ता पाला होगा बहुत बड़ा वाला, आप उसके घर जाते होंगे तो देखते होंगे कुत्ता कहाँ है, लेकिन जिसका कुत्ता है उसे बिल्कुल उससे डर नहीं लगता होगा, उसके साथ सोता लेटता या बैठता होगा। तो आप सारी बातें समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं। समुच्चय को हमेशा कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे ए बी सी, ऐसा कोई भी अक्षर। जैसे मैंने बोला स्वरों का संग्रह, शब्द सुनिएगा, स्वरों का संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल। क्या बोला मैंने? कलेक्शन ऑफ वॉवेल। ये एक आपका समुच्चय है यानी कि सेट है। हमने इसको एक नाम दे दिया ए, इसे आप लिख सकते हैं ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। इसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए बी बराबर लिख दिया 1 से 10 तक की वो संख्या, 10 तक की वो संख्या, ठीक है, जो 3 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब डिविजिबल, विभाज्य का मतलब डिविजिबल, ठीक है। केवल वो नंबर मुझे 1 से 10 के बीच में लेने हैं जो क्या है 3 से कट जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सर 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये सारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 से 10 तक की वो संख्या जो 3 से कट जाती है, लिस्ट बन गई आपकी। तो समुच्चय को हम कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं, बाकी ऐसे सदस्यों को लिख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ये देखिएगा, इसमें ये नहीं आएंगे, यहाँ से चीजें गायब हो जाएंगी क्योंकि मैं 10 तक ही लेना है हमको। तो हमारा आ जाएगा 3 6 9, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया हमारा समुच्चय। अब मैं पूछूं कि बी में कौन कौन सदस्य है, तो आप कहेंगे 3 सदस्य है इसका बी का, ठीक है। या अंग्रेजी में मैं क्या कर सकता हूं, 3 इज एलिमेंट ऑफ बी। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं 6 सदस्य है बी का, या अपने तरीके से बोलूं तो 6 इज एलिमेंट ऑफ बी। इसी तरीके से 9 भी सदस्य है बी का, आर लगाकर मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ 9 लगाइए, इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि बाबू ये बताओ क्या 2 भी इसका सदस्य है, तो कहेंगे 2 सदस्य नहीं है। शब्द सुनिएगा, क्या मैंने बोला, 2 सदस्य नहीं है किसका, बी का, ऐसे लिखा जाएगा। और अंग्रेजी में कहेंगे 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये इतना लंबी बातें हमें लिखनी हो तो बड़ी तकलीफ होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी का संकेत बनाया गया, चिन्ह बनाया गया इस तरीके से 3 लिखकर ये चिन्ह बनाया गया जिसे साइलेंट पढ़ते हैं, आगे बी है, इस चिन्ह का नाम क्या है, साइलेंट। कोई पूछेगा इसे क्या पढ़ते हैं, तो साइलेंट, ठीक है, साइलेंट पढ़ा जाता है, साइलेंट, ठीक है, साइलेंट पढ़ते हैं, साइलेंट इस तरीके से, ठीक है, एफ साइलेंट, ये साइलेंट है। और इसी तरीके 6 साइलेंट बी, 9 साइलेंट सी। इसे हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर जी साइलेंट तो एक प्रतीक है, उस प्रतीक से वैसे कुछ लेना देना भी नहीं है। हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में, जहां ये लगा रहेगा सदस्य पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, सदस्य है, यहाँ क्या पढ़ेंगे, सदस्य है, और अंग्रेजी में पढ़ेंगे इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट नहीं हुआ, जैसे ये सवाल है हमारा अगला वाला, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लिया था, तो 2 सदस्य नहीं था किसका, बी का, तो ये साइलेंट चिन्ह काटे लिखेंगे और लिखकर क्या करेंगे, काट देंगे। काटने का मतलब नहीं है, यानी कि साइलेंट लिखा हो तो पढ़ते हैं सदस्य है, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, सदस्य है पढ़ेंगे इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ। और साइलेंट लिखकर काट दिया गया मतलब सदस्य नहीं है, ठीक है, सदस्य नहीं है मतलब इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो। आपको ज्यादा बार लिखने में तकलीफ हो रही तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 3, 6, 9 इज एन एलिमेंट ऑफ, पढ़ सकते हैं इसको 3, 6, 9 हिंदी में सदस्य है किसका, बी का,
ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर करने जा रहा हूं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि निम्न में रिक्त स्थान को भर दीजिए। सवाल है ए बराबर हमारे पास है, दूसरा सवाल है रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास एक लिस्ट है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद हमारे पास पूरे इस तरीके से एलिमेंट लिखे हुए हैं। 5 है, बीच में जगह है ए। दूसरा सवाल हमारे पास है 8, इस आगे जगह है हमारे पास। ठीक है, और फिर ए, फिर तीसरे में 0 लिखा है, जगह है, फिर ए। फिर चौथा सवाल हमारे पास है, इसमें लिखा है 4, आगे जगह छोड़ दिया है, कहता है ए। फिर पांचवा लिखा हुआ हमारे पास 2 और 2 लिखकर फिर जगह छोड़ दिया है, कह रहा है ए। और फिर छठवां वाला उठाया है, छठवें में लिखा है इसमें 10, आगे जगह छोड़कर क्या लिख दिया है। हमें इसमें क्या भरना है, या तो साइलन भरना है या तो साइलन नहीं भरना है, मतलब सदस्य है अथवा सदस्य नहीं है भरना है। तो आइए देखते चलते हैं। 5 की बात करें तो कहेंगे हाँ सर 5 यहाँ पर है, मतलब यहाँ सदस्य कर सकते हैं। 8 आप देख रहे हैं 6 तक संख्या ही है, तो इज नॉट। अब बहुत लोग 0 भर देंगे, कहेंगे सर जी एक बार तो 0 से कम बोला। अरे कम बोला लेकिन यहाँ 9 है। ठीक है, हम कहते हैं कि 1 रुपया होता है, हम कहते ठीक, लेकिन आपकी जेब में क्या नहीं है सर सिक्का, ये कोई होना जरूरी है? जब नहीं है तो वहां पर क्या लिखेंगे, साइलेंट को क्या करेंगे, काट देंगे। 4 की बात करें 4 है, 2 की बात करें तो देखिए 2 है, लेकिन 10 की बात करें तो इस समुच्चय में कहीं 10 हमको नजर नहीं आ रहा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो और काफी आपको मजा आया हो। आज हमने समझा है कि समुच्चय क्या है, समुच्चय की डिफिनेशन क्या है, ये समझा। समुच्चय के बारे में थोड़ा बहुत प्रतीक चिन्ह पकड़ लिया कि उसको कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं। सदस्य है, सदस्य है नहीं है के लिए साइलेंट और साइलेंट लिखकर काट देते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, पहला और दूसरा सवाल। ठीक है, तो अगले वीडियो में मित्रों मिलते हैं जहां हम सीखेंगे कि किस प्रकार और कैसे समुच्चय को रिप्रेजेंट यानी कि संकेतन दिया जाता है, यानी कि रोस्टर विधि और सेट बिल्डर मेथड, तालिका विधि और गुण वृद्धन विधि, जिस पर काफी चर्चाएं भी होंगी। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हम लोग अध्यायवर लगाते रहेंगे, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी समझाने के नाम पर वहां पर एक्स्ट्रा चीजें जुड़ती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगर आपको मजा आया हो मेरे फर्स्ट ईयर के दोस्तों, तो एटलीस्ट लाइक तो कर दे सही सकते हैं आप, एक बटन नहीं दबाना, छूना है छू सकते हैं। और अगर आप थोड़े से ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं, एनर्जेटिक हैं, आप अपने को जवान मानते हैं, तो कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। तो धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद फिर से एक बार।